हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास में फर्स्ट चैप्टर हाउ व्हेन एंड वेयर खत्म किया था। ओके, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, सेकंड चैप्टर फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। ओके, जैसा कि आपको नाम से इससे पता चल रहा है, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी यानी कि हम इसमें क्या पढ़ेंगे कि जो यूरोपियन कंपनीज थी, है ना, खास करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वो कैसे ट्रेड करने के लिए आई थी इंडिया में, व्यापार करने के लिए आई थी, लेकिन फाइनली वो राज करने लग गई इंडिया पर। ओके, क्योंकि आप सबको पता होगा कि इंडिया कब आजाद हुआ है, 15 अगस्त 1947 में। ओके, तो यानी कि कैसे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीज थी, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बाकी यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज, वो ट्रेड करने के लिए आई थी इंडिया में और वो टेरिटरी एक्वायर करने लग गई, वो लोग राज करने लग गए इंडिया पर। कैसे, उस सारे प्रोसेस को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि शुरुआत कैसे हुई इस सब की। ओके, अराइवल ऑफ ट्रेडिंग कंपनीज। सिंस एंशियंट टाइम इंडिया वॉज एन इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर फॉर गुड्स सच एज स्पाइसेस, कॉटन, सिल्क एंड इंडिगो। पुराने टाइम से ही, बहुत पुराने समय से ही इंडिया जो था वो इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर था। यहाँ तक कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि 3300 बीसी का टाइम उसका मानते हैं लगभग शुरुआत, वो तब से हमें वहाँ भी जो फॉरेन ओमान की सिविलाइजेशन और मेसोपोटामिया, वहाँ से ट्रेड के एविडेंसेस मिले हैं इन्हीं सब चीज़ों के, स्पाइसेस के और कॉटन के, है ना। तो इसका मतलब सिंस एंशियंट टाइम, बहुत पहले से इंडिया जो था वो एक इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर था, ठीक है ना। किसके लिए? स्पाइसेस के लिए, कॉटन, सिल्क एंड इंडिगो। लेकिन क्या था कि तब से, पुराने टाइम से ही जो ट्रेड होता था सारा, वो लैंड के अक्रॉस होता था, यानी कि लैंड से होता था। सी रूट तब तक यूरोप से, और इंडिया का सी रूट तब तक किसी ने खोजा नहीं था। कब तक? 1498 तक। ओके, 1498 में क्या हुआ? इन 1498 अ पुर्तगीज फ्लीट अंडर वास्को डिगामा, ओके, वास्को डिगामा के अंडर एक पुर्तगीज फ्लीट सक्सेसफुली डिस्कवर्ड अ न्यू सी रूट फ्रॉम यूरोप टू इंडिया। 1498 में वास्को डिगामा ने सबसे पहले एक सी रूट खोजा यूरोप से इंडिया के लिए, ठीक है। इस सी रूट को खोजने से फायदा क्या हुआ कि जो डिस्टेंस थी यूरोप से इंडिया की, वो बहुत रिड्यूस हो गई, क्योंकि लैंड से जो डिस्टेंस थी यूरोप से और इंडिया की, वो बहुत ज्यादा थी, लेकिन सी रूट से बहुत रिड्यूस हो गई वो। ओके, द पुर्तगीज सून सेट अप ट्रेडिंग पोर्ट्स इन गोवा, दमन एंड दीव एंड बॉम्बे। ओके, the Portuguese soon set up trading posts in Goa, Daman and Diu and Bombay. Goa became the main Portuguese base until it was annexed by India in 1961. ठीक है ना। The Portuguese soon set up trading posts in Goa, Daman and Diu. जो पुर्तगीज थे, ठीक है ना, क्योंकि वास्को डिगामा क्या था? पुर्तगीज था, तो उन्होंने ट्रेडिंग पोस्ट बना लिए गोवा में, दमन एंड दीव में और बॉम्बे में, ठीक है ना। गोवा बिकेम द मेन पुर्तगीज बेस, गोवा जो था वो मेन पुर्तगीज बेस बन गया अंटिल इट वॉज एनेक्स्ड बाय इंडिया 1961, और वो पुर्तगाल के अंडर ही रहा है। गोवा जो है वो वास्को डिगामा के आने के कुछ टाइम बाद से, जब से वो ट्रेडिंग पोस्ट बना पुर्तगाल का, यानी पुर्तगीज जो थे उनका ट्रेडिंग पोस्ट बना। ट्रेडिंग पोस्ट क्या होते हैं? जो व्यापार के लिए एक पोस्ट बनाया जाता है, जहां पर सामान रखा जाता है और जहां पर सारे ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं उस कंपनी के, है ना, तो उसे हम बोलते हैं ट्रेडिंग पोस्ट। तो वो पुर्तगाल के अंडर ही रहा है गोवा, जब से वास्को डिगामा आया उसके कुछ टाइम बाद से, और 1961 तक, है ना। आप देख रहे हो 1961 तक, यानी कि आजादी के बाद भी वो जो गोवा था वो किसके अंडर ही रहा है? पुर्तगाल के अंडर ही। 1961 में इंडिया ने पुर्तगाल से गोवा लिया है वापस। द नेक्स्ट टू अराइव वर द डच विद देयर मेन बेस इन सीलोन। सीलोन किसका नाम है? आप सब जानते होंगे। जो सीलोन ये नाम है, किसका नाम है? ये पुराना नाम है श्रीलंका का। ओके, तो द नेक्स्ट टू अराइव वर द डच विद देयर मेन बेस इन सीलोन। पुर्तगाल के बाद कौन आए? पुर्तगीज के बाद डच, ठीक है। डच कहाँ के लोग होते हैं? नीदरलैंड के। ओके, वो भी ट्रेड करने के लिए आए, राज करने के लिए आए इंडिया में, क्योंकि उन्हें भी दिखा कि यहाँ पर जो स्पाइसेस, कॉटन, सिल्क और इंडिगो का जो व्यापार है, जो ट्रेड है, वो बहुत प्रॉफिटेबल है। ओके, तो वो लोग आए किसके बाद? पुर्तगीज के बाद। दे एस्टेब्लिश्ड पोर्ट्स इन मालाबार। मालाबार में उन्होंने ट्रेडिंग पोस्ट बनाए। जो पुर्तगीज थे उन्होंने गोवा, दमन एंड दीव और बॉम्बे में बनाए थे, है ना।
और डच ने कहाँ पर बनाए, मालाबार कोस्ट पर। मालाबार एक कोस्ट है जो वेस्टर्न कोस्ट है ना, साउथ वेस्टर्न कोस्ट, यानी कि कर्नाटका और केरला वाला जो एरिया है, गोवा से शुरू होकर के वो सारा मालाबार कोस्ट में आप कह सकते हो आता है, ठीक है ना। तो मालाबार कोस्ट में उन्होंने ट्रेडिंग पोस्ट बनाए। देयर एक्सपेंशन वॉज हाल्टेड आफ्टर देयर डिफीट इन त्रावणकोर डच वॉर। लेकिन उनका जो एक्सपेंशन था, जो उनका राज करने का सपना था, वो टूट गया डच का। कब टूट गया, त्रावणकोर डच वॉर में, जब उनकी डिफीट हो गई, जब वो हार गए। त्रावणकोर जो है वो एक एम्पायर था इंडिया का, ठीक है ना, केरला और तमिलनाडु में उसका एक्सपेंशन था, ठीक है ना। त्रावणकोर एक एम्पायर था इंडिया में, तो उसने हरा दिया डच को, ठीक है ना, बैटल ऑफ कोलाचल में। कोलाचल जो है वो एक टाउन है तमिलनाडु में, ठीक है। तो बैटल ऑफ कोलाचल यानी कि आप त्रावणकोर डच वॉर बोल सकते हो और बैटल ऑफ कोलाचल बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि बैटल ऑफ कोलाचल त्रावणकोर डच वॉर का ही एक हिस्सा थी। तो उसमें डच हार गए, जो नीदरलैंड्स के जो लोग थे वो इंडिया में राज करने के लिए आए थे, वो हार गए और उससे उनका सपना टूट गया इंडिया पर राज करने का। ओके, they all wanted to buy goods at low prices in India and sell them at very high prices. They all were buying from India, so their profits earned began to shrink. वो सारे के सारे जो लोग थे वो सब चाहते थे कि हम इंडिया से खरीदें चीजें, क्योंकि यहाँ पर बहुत सस्ते में मिलती थी ये सारी चीजें जो मैंने ये भी आपको बताई, स्पाइसेस, कॉटन, सिल्क एंड इंडिगो, और फिर वो बहुत हाई प्राइसेस में यूरोप में उसे बेचते थे, तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता था। लेकिन क्या हुआ, जब सब लोग, सारी ट्रेडिंग कंपनीज यानी कि पुर्तगीज, डच, ब्रिटिश, फ्रेंच, सब आ गए यही करने के लिए, ट्रेड करने के लिए इंडिया में, इन्हीं चीज़ों को खरीदने के लिए, तो क्या हुआ, उनके बीच में कंपटीशन बहुत बढ़ गया, ठीक है। कंपटीशन बढ़ने से क्या हुआ कि उनके जो प्रॉफिट था वो कम हो गया और इससे उनमें लड़ाई होने लग गई, राइवलरी बढ़ने लग गई, ठीक है ना। लेकिन इवेंचुअली क्या हुआ कि सारी जो ट्रेडिंग कंपनीज थी, चाहे वो पुर्तगीज हो, डच हो, फ्रेंच हो, ठीक है ना, वो हार गई ब्रिटिश के हाथों। ब्रिटिश ने उन सबको हरा दिया और इसलिए जो राज किया इंडिया पर मेनली वो किसने किया, ब्रिटेन ने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ओके, एक्सेप्शन क्या थे इसके, फ्रेंच आउटपोस्ट ऑफ पौंडीचेरी एंड चंद्रनगौर। चंद्रनगौर एक टाउन है, कहाँ पर, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। तो वो चंद्रनगौर और पौंडीचेरी जो फ्रेंच आउटपोस्ट थे वो, और पुर्तगीज जो कॉलोनीज थी गोवा और दमन एंड दीव की, ये लास्ट तक रही हैं किसके पास, इनके फ्रेंच के पास पौंडीचेरी और चंद्रनगौर, और पुर्तगीज के पास गोवा और दमन एंड दीव। बाकी सारे जो प्लेसेस थे वो किसके अंडर आ गए थे, ब्रिटेन के अंडर, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर। ओके, अब हम आते हैं अराइवल ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इन 1600 रॉयल चार्टर वॉज ग्रांटेड टू ईस्ट इंडिया कंपनी, ग्रांटिंग द सोल राइट टू ट्रेड विद द ईस्ट बाय क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड। 1600 में एक रॉयल चार्टर ग्रांट कर दिया क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को, ग्रांटिंग द सोल राइट टू ट्रेड विद द ईस्ट, जिससे उन्हें ग्रांट कर दिया गया राइट कि अकेले वो ही ट्रेड कर सकते हैं, कहाँ पर, ईस्ट में, यानी कि ब्रिटेन के ईस्ट में, यानी कि इंडिया में, ठीक है, और जो बाकी कंट्रीज हैं ईस्ट में उनमें भी, लेकिन जो मेन जो हम फोकस करेंगे वो इंडिया में, ठीक है। आप मान के चलेंगे कि उनको क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने रॉयल चार्टर इस बात के लिए ग्रांट कर दिया गया कि वो अकेले ट्रेड कर सकते हैं इंडिया में, ठीक है, व्यापार कर सकते हैं चीजों का। अब क्या हुआ, इन 1612, ओके, in 1612 Sir Thomas Roe arranged a commercial treaty with Mughal Emperor Jahangir that gave the company exclusive rights to reside and establish factories in Surat and other areas. 1612 में सर थॉमस रो एक थे, ऑफिसर थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, उन्होंने क्या किया, अरेंज किया एक कॉमर्शियल ट्रीटी मुगल एम्परर जहांगीर के साथ, दैट गिव द कंपनी एक्सक्लूसिव राइट्स टू रेजाइड एंड एस्टेब्लिश फैक्ट्रीज इन सूरत एंड अदर एरियाज। सूरत और अदर एरियाज जो थे, ठीक है, उनमें एक्सक्लूसिव राइट्स उनको मिल गए, जहांगीर ने जब रॉयल फरमान उनको दे दिया जिससे वो ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है, सूरत में और अदर एरियाज में। ये किसने लिया, सर थॉमस रो ने। एक्चुअली सर थॉमस रो ने एक ट्रीटी की मुगल एम्परर जहांगीर के साथ, जिसमें उन्होंने एक्सक्लूसिव राइट्स ले लिए कि सिर्फ हम ही, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही सूरत और जो बाकी उसके आसपास के एरियाज है उसमें ट्रेड कर सकती है और फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश कर सकती है, ठीक है, ताकि उनके साथ कंपटीशन ना हो बाकी ट्रेडिंग कंपनीज का, क्योंकि पुर्तगीज और डच और फ्रेंच भी थे ना इंडिया में तब,
अब पुर्तगाल सीडेड बॉम्बे एज डाउरी ऑफ कैथरीन ऑफ ब्रागंजा ऑन हर मैरिज टू किंग चार्ल्स सेकेंड टू ब्रिटेन। ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जो पुर्तगाल था, ठीक है, वो हार रहा था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से, तो क्या हुआ, मैरिज हुई किंग चार्ल्स सेकंड जो कि ब्रिटेन के थे और कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा जो कि पुर्तगाल की प्रिंसेस थी, उनकी मैरिज हुई। और इस मैरिज में डाउरी यानी कि दहेज के रूप में पुर्तगाल ने पूरा बॉम्बे किसको दे दिया, ब्रिटेन को, ठीक है। एंड 4 एंग्लो डच वॉर्स वर फॉट बिटवीन 1650 टू 1654, 1665 टू 1667, 1672 टू 1674 एंड 1780 टू 1784। ये 4 एंग्लो डच वॉर्स हुई, जिसका रिजल्ट क्या हुआ, एंग्लो डच वॉर्स यानी कि एंग्लो यानी कि होता है ब्रिटिश, ठीक है, जो अंग्रेज, यानी कि एंग्लो डच वॉर्स हुई किस किस के बीच में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड जो डच कंपनी थी, ट्रेडिंग कंपनी, ठीक है, उसके बीच में 4 वॉर्स हुई। और इसका एंड रिजल्ट क्या हुआ कि ब्रिटेन जीत गया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई और डच जो ट्रेडिंग कंपनी थी वो हार गई। ओके, किंग चार्ल्स सेकंड granted the EIC in a series of 5 acts around 1670 the rights to territorial acquisitions, to mint money, to command fortresses and troops and form alliances। किंग चार्ल्स सेकंड जो थे, उन्होंने EIC यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को 1670 के अराउंड 5 एक्ट्स ग्रांट कर दिए, जिसमें उन्होंने क्या ग्रांट किया था, द राइट्स टू टेरिटोरियल एक्विजिशंस, यानी कि किंग चार्ल्स सेकंड ने ग्रांट कर दिया, जैसे क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने ग्रांट किया था रॉयल चार्टर, ऐसे किंग चार्ल्स सेकंड ने 1670 के अराउंड ग्रांट कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को द राइट्स टू टेरिटोरियल एक्विजिशन, कि वो टेरिटरी एक्वायर कर सकते हैं, ठीक है। टू मिंट मनी, वो मनी मिंट कर सकते हैं, यानी कि मनी अपनी बना सकते हैं, कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी। टू कमांड फोर्ट्रेसेस, वो फोर्ट्रेसेस यानी कि किले बना सकते हैं। एंड ट्रूप्स एंड फॉर्म अलायंसेस, और ट्रूप्स रख सकते हैं, वो सेना रख सकते हैं, अलायंसेस बना सकते हैं यानी कि संधि कर सकते हैं लोकल रूलर्स के साथ। टू मेक वॉर एंड पीस, वो लड़ाई कर सकते हैं। एंड टू एक्सरसाइज बोथ सिविल एंड क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शन, और वो फैसले दे सकते हैं सिविल केसेस में एंड क्रिमिनल केसेस, बोथ केसेस में, ओवर द एक्वायर्ड एरियाज। वो यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जहां जहां भी राज कर रही है वो ये सारे काम कर सकती है। ये किंग चार्ल्स सेकंड ने एक्ट्स बना के 1670 के अराउंड EIC को ग्रांट कर दिए, ठीक है। क्या क्या कर सकती है, टेरिटोरियल एक्विजिशन यानी कि जगह जो है उस पर राज कर सकती है, अपने मनी को मिंट कर सकती है यानी कि बना सकती है, ठीक है, यानी कि अपनी मनी बना सकती है। टू कमांड फोर्ट्रेसेस, फोर्ट्रेसेस बना सकती है, ट्रूप्स को कमांड कर सकती है, अलायंसेस बना सकती है, वॉर कर सकती है, ठीक है, और फैसले भी दे सकती है सिविल एंड क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शन, यानी कि सिविल और क्रिमिनल केसेस में जो लोकल कुछ भी डिस्प्यूट होता है तो उसके लिए फैसले भी दे सकती है। ये सारे चीजें किंग चार्ल्स सेकंड ने ग्रांट कर दी EIC को, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को। यानी कि देख रहे हो आप कि सारा उनको जो है वो हक दे दिया कि वो कुछ भी कर सकते हैं लगभग, है ना, चाहे वो सेना की बात हो, किले बनाने की बात हो, पैसे छापने की बात हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी गई किंग चार्ल्स सेकंड द्वारा। फिर क्या हुआ, EIC एंड इट्स ट्रेड इन बंगाल, ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट्स ट्रेड इन बंगाल। फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वाज सेट अप ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर हुगली इन 1651। ओके, फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वाज सेट अप ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर हुगली इन 1651। जो फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री थी वो कहाँ सेटअप हुई थी, हुगली रिवर के किनारे। हुगली क्या है, एक डिस्ट्रीब्यूटरी है गंगा की, इन 1651। EIC persuaded Mughal Emperor Aurangzeb to issue a फरमान granting the company the right to trade duty free। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने परसुएड कर लिया मुगल एम्परर औरंगजेब को, ठीक है, टू इशू अ फरमान ग्रांटिंग द कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री, यानी कि औरंगजेब से वो फरमान ले लिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने कि वो ट्रेड कर सकते हैं ड्यूटी फ्री, यानी कि अब उन्हें टैक्स देने की भी जरूरत नहीं है। औरंगजेब को खुश करके उसे वैल्यूएबल चीजें देके उन्होंने ये फरमान ले लिया कि अब उन्हें टैक्स भी देने की जरूरत नहीं है ट्रेड करने के लिए इंडिया में। ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी हु आर कैरिंग ऑन प्राइवेट ट्रेड रिफ्यूज टू पे ट्रेड ड्यूटी कॉजिंग एन इनॉर्मस लॉस ऑफ रेवेन्यू फॉर बंगाल। जो ऑफिशियल्स थे कंपनी के वो प्राइवेट ट्रेड भी कर रहे थे, यानी कि एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड कर ही रही थी इंडिया में, और जो ऑफिशियल्स थे कंपनी के वो प्राइवेट ट्रेड भी कर रहे थे, ठीक है ना। तो जो प्राइवेट ट्रेड कर रहे थे वो
उन्होंने भी ट्रेड ड्यूटी यानी कि टैक्स देने से मना कर दिया, जबकि औरंगजेब ने सिर्फ ये फरमान जारी किया था कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकती है, लेकिन जो प्राइवेट ट्रेड कर रहे हैं ऑफिसर्स उनको टैक्स देना होता था, लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया, ठीक है, कि हम भी ट्रेड नहीं देंगे, हम भी टैक्स नहीं देंगे ट्रेड के लिए। कॉजिंग एन इनॉर्मस लॉस ऑफ रेवेन्यू फॉर बंगाल, जिससे कि इनॉर्मस लॉस हुआ यानी कि बहुत बड़ा लॉस हुआ बंगाल को टैक्स का। इससे क्या हुआ कि वहां का जो नवाब था, है ना, वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया और इसका रिजल्ट ये हुआ कि इससे बैटल ऑफ प्लासी हुई, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। उसमें क्या हुआ, सिराजुद्दौला जो नवाब था उसके बीच में और रॉबर्ट क्लाइव जो कि लीड कर रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी को, उसके बीच में लड़ाई हुई और जो उसका सिराजुद्दौला का कमांडर इन चीफ था मीर जाफर, उसने धोखा दिया था बैटल ऑफ प्लासी में। बैटल ऑफ प्लासी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फर्स्ट बैटल है जो कि जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी जीती थी और इंडिया में राज उसने शुरू किया था। तो इसलिए बैटल ऑफ प्लासी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इट वाज द फर्स्ट मेजर बैटल दैट वाज वॉन बाय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। ओके, अब आपको क्या करना है, असाइनमेंट आपका ये है कि जो भी आज हमने जो ट्रेडिंग कंपनीज पढ़ी यानी कि पुर्तगीज, डच, फ्रेंच एंड ब्रिटिश, ये सब कब इंडिया में आए ये आपको ढूंढना है, फाइंड करना है। ओके, दूसरा, आज जो भी हमने प्लेसेस पढ़े यानी कि पौंडीचेरी, दमन एंड दीव, चंद्रनगौर, किंगडम ऑफ त्रवणकोर कहाँ था, मालाबार कोस्ट, ये सब आपको मार्क करना है एक पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया में। पहले फाइंड करेंगे फिर एक ब्लैंक पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया में मार्क करेंगे। ये आपका असाइनमेंट है आज का। ओके, एंड आई थिंक दैट यू हैव अंडरस्टूड वेल व्हाट वी हैव डिस्कस्ड टुडे। ओके, and if you have any doubt you can reach me. So all the best for your further studies. Okay, आप खुद भी एक बार कोशिश करेंगे जो आज हमने पढ़ा उसको रीड करने की और असाइनमेंट करेंगे। थैंक यू।